पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनकी हेडलाइंस कुछ यूं हैं कि तहरीक लब्बैक की हम बात करेंगे आज कि पाकिस्तान में इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात करार देने की मंजूरी दे दी गई है। तहरीक लब्बैक की अगर बात करें तो उसके वोटर जो है पंजाब में लाखों की तादाद में है और अगर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लग गई तो इनके जो वोटर्स हैं और इनके जो वोट हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है, तो ऐसे में वो वोट या वोटर्स का क्या होगा। वजीर इत्तलात पंजाब का गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का दिफा। सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी देखने को मिली। 30 लाख सर की कीमत वाले डाकुओं को रेड कारपेट सलामी दी गई है। साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मावराए अदालत हिरासती कत्ल जो था उसको फसाद फिल अर्ज करार दिया गया है। इसराइली पार्लियामेंट की बात करेंगे जहां एक ऐसे बिल की इब्तिदाई मंजूरी दी गई जिसके तहत मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कानून का इतलाक किया जाएगा और अदील अकबर की मौत। खतरनाक हकाइक सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ नौयत के हकाइक हैं जो मुख्तलिफ चैनल से या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो है वो मुख्तलिफ नौयत के बता रहे हैं। इन सब पे तज्जिया लेंगे। हम बात करेंगे हमेशा की तरह आसिम सिद्दीकी साहब जो कि ज्वाइन कर रहे हैं हमें वॉशिंगटन डीसी से। आसिम सिद्दीकी साहब है, एंकर एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम शैला। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका हंगामा है बरपा। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मजहबी और सियासी जमाती जो तहरीक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसको इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात करार देने की मंजूरी दे दी है। अब मैं आपसे सवाल ही करना चाह रही हूँ, तो क्या अब रियासत की वाकई फैसला कर लिया कि इंतहा पसंदी को पनपने नहीं देगी? देखिए, जिस वक्त ये पीटीआई के दौर में आपको याद होगा कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था और जिस तरीके से इन्होंने धमकी दी थी, फिर इनके बाबा जानी जिस तरीके से रियासत को खुली धमकी देते थे कि तुम्हारा बाप है, तुम डॉलर है, तुम अमेरिका के मुंह पे मारेंगे। अगर आप इन लोगों की सिर्फ तकरीरें सुन लें, ये दोनों भाइयों की, बाप को तो छोड़े मर गया ना, तो आपको लगेगा कि रियासत से टकराव का इन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता बचाया नहीं है। इसे कहते हैं कि हर रास्ता उन्होंने रियासत से लड़ने का इख्तियार किया हुआ और रियासत से आप जीत नहीं सकते। फिर इन्होंने जितनी मजहबी नफरत फैलाई है इस मुल्क में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में किसी भी मजहबी जमात ने इतनी नफरत फैलाई है कि आज का बच्चा बाहर जाता है तो माँ बाप तलकीन करते हैं कि बेटा इस्लाम पे बात मत करना, किसी ने अगर तुम्हारे कोई लफ्ज पकड़ लिए तो मुश्किल हो जाएगी। आज आप एक दूसरे को ट्वीट करते हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में इस्लामी बातें करते हुए ना डरते हैं। सोचे इंजीनियर अली मिर्जा, आपके लाख इख्तलाफात होंगे उससे ना, लेकिन वो शख्स जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से स्टार्ट करता था अपनी तकरीरें और खत्म उन्हीं के नाम पे करता था, उससे बड़ा मुहिब्बे, जैसे कहते हैं ना कि आशिक रसूल तो हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको कर देते तो हर पाकिस्तानी जो है ना वो उसका सर कलम कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टीएलपी। ये एक दहशतगर्द तंजीम है, मजहबी शिद्दत पसंद थी और मैं समझता हूँ, मैं सलूट करता हूँ इस गवर्नमेंट को, इन तमाम इदारों को कि इन्होंने इनको लगाम दी। ये सोचें आप के जो खादिम रिजवी थे उन्होंने मैट्रिक में जब ये फेल हो गए तो एक रक्षा खरीद के दिया कि तू यही चला ले, और आज ये 25 लाख लोगों के सरबराह बन गए। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे जिम्मेदारान पर जिन्होंने इनको लेकर आए, जिन्होंने इनको बनाया और आज उनका जो किया हुआ है वो अवाम काट रही है। मेरा ख्याल है हमें रियासत को भी, खैर जिन्होंने किया, आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल फैज हमीद जैसे गंदे गलीज किस्म के लोग बिहाइंड द बार है जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, तो और इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला है और इसको मैं इंटरनेशनली जो है बहुत इसका खैर मकदम किया जा रहा है, सवाए चंद गंदे मफाद परस्त पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मोस्टली टीएलपी से है या पीटीआई से है, उनके अलावा सब ने इसको वेलकम किया है। अच्छा, टीएलपी के एहतजाज की आप पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, तो पीटीआई के दौर में भी एक मुआहदे के तहत एक पाबंदी इन पर हटाई गई, पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर हुआ यह था कि पाबंदी हटा भी दी गई थी। अब तारीखी तौर पे वैसे आसिम साहब हम देखें ना तो ये साबित हुआ कि चाहे सियासी जमातें हो या मजहबी जमातें हो, पाबंदियों की नताइज कभी मुस्बत आए नहीं। पाकिस्तान में वजह क्या है इसकी?
नहीं आए। आप देखें जो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पे ऑपरेशन था, वो बिल्कुल सही था। वो कहाँ गए हजारों बच्चे, हजारों बच्चियों को मार दिया, रोना धोना। मैं समझता हूं कि अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो आज इस्लामाबाद आपके हाथ से निकल चुका होता। पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया होता। तो आपने वक्त पर उस पर ऑपरेशन किया, क्योंकि ये मजहब, सोचे ना, अगर आपको कहे कि क्या तुम हजूर को नहीं मानते हो, आपने तो कहना है ना हाँ मैं मानता हूं। अच्छा, तुम अगर हजूर को मानते हो तो फिर इसका मतलब है तुम तहरीक लब्बैक में हो। नहीं जी ना, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप अच्छा एक मुझे ब्लैकमेल। आप कह रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि मजहबी जमात है इसको हटा दिया गया, या जिस तरह से आपने कहा कि हम अब भी डरते हैं कि जी कोई व्हाट्सएप मैसेज ना आ जाए, आपको लगता है कि इस मजहबी जमात पर पाबंदी के बाद जो मसाइल हैं, जिन पाबंदियां लगाई गई थी, ये मसाइल जो है वो माशरे में जू के तू रहेंगे, ये अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हम और अब आप आजाद हैं कि हम किसी भी तरह का मैसेज कर सकते हैं, या आपको लगता नहीं, है कि नहीं ये चीजें रहेंगी अभी? देखें गंदगी देखें गंदगी इतनी आसानी से साफ नहीं होती। गंदगी आप साफ कर दें, और इस किस्म की गंदगी लेकिन वो पीछे रहती है, लेकिन इसके नताइज आने शुरू हो गए। आप देखें टीएलपी के अक्सर लोगों के वो आना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारा, क्योंकि रियासत ने उनको बताया है कि भाई आप इस तरह नहीं कर सकते। उठे किसी की मस्जिद तोड़ दी, उठे किसी पे इल्जाम लगा दिया, और ऐसे लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं जिनका मतलब उनसे बड़ा, अगर वो मतलब आशिक रसूल नहीं है तो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुसलमान आशिक रसूल नहीं है, अगर इंजीनियर अली मिर्जा पे आप ये लगाते हैं। तो उन्होंने ये चीजें फील की है, और आप ये देखिएगा यस पूरी तरीके से नहीं होंगे, ये आवाज उठाएंगे। इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं शाला। यकीन करो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही थी कि गोली लग गई है, ये हो रहा है, कम खस जहां पाक, मैंने बाद में पता चला ये हजारों लोगों को आगे रख के भाग गए। सर भाग सोचे गए, जिंदा यार, भी है कि ये नहीं? इस किस्म के गंदे और गलीस लीडर हैं, ये भाग गए अभी तो पतली गली से। अभी तो ये बात हो रही है ना कि जिंदा भी है कि नहीं? नहीं, उनका एक मैसेज आ तो गया है ना कि जनाब हम खैरियत से हैं। तो पता नहीं और है वो ये मैसेज सारे, उन्होंने किया भी है कि नहीं। नहीं, एआई इतना भी वो नहीं है। बहरहाल पता चल जाता है कि किसने किया है कि किसने नहीं किया है। ये ऐसे ऐसे मैं बताऊं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, गंदे लोग मरते ही नहीं है। देख लें दुनिया कहाँ पहुंच गई है, कहाँ कहाँ लोग किस किस उम्र में जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में बैठे जाते ही नहीं है, लेकिन अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। हम्म। अच्छा, तहरीक-ए-लब्बैक जब हम बात कर ही रहे हैं तहरीक-ए-लब्बैक की और उसकी पाबंदी की, तो एक और मसला भी खड़ा होगा ना, क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक पर पाबंदी का नोटिस जारी होने के बाद अब होगा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में जरूर जाएंगे, और फाइनल पाबंदी तो फिर वहीं से लगेगी ना। अच्छा, अब मुझे ये बताया, क्योंकि जाहिर है ये कौमी दायरे में थी, इलेक्शन लड़ती थी और इलेक्शन कमीशन में आप कह सकते हैं कि इसको रजिस्टर्ड भी है ये, तो इसका जो वोटर है जो पंजाब में खासा है, लाखों की तादाद में है, तो अब उसका क्या होगा? वो किसको वोट देंगे? वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नून लीग के लिए तो रास्ता साफ है बिल्कुल। देखिए, नून लीग का वोटर आपने टीएलपी बना के छीनी थी, अब आप कोई और जमात बना लेंगे, कोई और आ जाएगा, तो ये गेम तो चलता रहता है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक दहशतगर्दी की वजह से, जिसके इनके पास सॉलिड सबूत हैं, करोड़ों रुपए, किलो के हिसाब से सोना, एक्सपेंसिव घड़ियां, 100 से ज्यादा इनकी जायदादें हैं, तो और जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं मिलता। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत भी देगी तो मतलब मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये दहशत गर्दी की बुनियाद पे दिया गया है, जैसा कि आपको बलूचिस्तान में जिस तरह के उनकी तंजीमों को दिया गया था, उसी तरीके से इसको दिया गया। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोर्ट इस पे हाथ डालेगी, क्योंकि वो उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। वो कहेंगे ठीक है फिर आप ही संभालो, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, मैं एक, ये तो खैर हमारे कुछ सवालात चल रहे हैं आपके और मेरे, मैं एक टीवी का प्रोग्राम देख रही थी जिसमें राना सनाउल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे थोड़ी हैरत भी हुई और फिर मैंने सोचा कि चले आपसे इसका पे तज्जिया ले लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि टीएलपी को एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया था, उनकी जो पैदाइशी हल्का था 120 उसमें उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा कर किया गया था। तो जो नदीम मलिक साहब थे उन्होंने पूछा कि इनको किसने खड़ा किया था, तो उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया था। तो उन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह कहने लगे कि टीएलपी को एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा इसलिए भी किया था ना कि वो हमारे अगेंस्ट खड़े हों। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास कोई मतलब आप अगर जिस तरह कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, तो जो है बाकी जो लोग हैं उनको कटहरे में लाया जाए जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं।
तो कहते हैं कि मेरे पास, राना सन्ना कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कौन सी अदालत जाऊं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, इसमें सवाल मेरा एस्टेब्लिशमेंट का भी नहीं है, मेरा सवाल इसमें उसका तहरीक लब्बैक का भी नहीं, मेरा ये है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये किस तरह कह सकते हैं। तो क्या पीका का एक्ट इन पर नहीं लगता? हम पे लगता है, आप पे लगता है, सब पे लग जाता है, पीका एक्ट यहाँ क्यों नहीं लगता? आपने इतनी बड़ी बात कही, फिर आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है। देखें, पाकिस्तान में क्या पीका का एक्ट, क्या कुछ सिंध के तो अंदर साहब को आके, तो लग रहा है ना, साहब को नहीं, तो लग रहा है ना, सिंध पे लगाने सिंध पे के लग रहा है। अंदर लोग ऐसे ऐसे बयानात दे देते हैं, ऐसे ऐसे स्कूल वो हुए हैं, ना मेरे पास सबूत है ना आपके पास सबूत है, लेकिन वहां पर सोशल मीडिया के लोग वहां जाके दिखाते हैं कि जनाब देखें ये वर्ल्ड बैंक के फंड से स्कूल बना था, क्या हशर है, ये देखें जी ये यूएस एड की वो आया था, सबूत भी है वहां पर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो अगर ये, और मुझे और आपको भी पता है कि किसने बनाया था ये टीएलपी, आपको पता है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह राना सनाउल्लाह को भी पता है, लेकिन उनको पास कोई ऐसा वो नहीं है कि अदालत में जाएंगे और बताएंगे, क्योंकि ये पूरा वो था, खादिम रिजवी की मौत एक बहुत बड़ा अलमिया था। और देखें, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और जियाउल हक साहब जो है वो जब आए थे उन्होंने सिर्फ कहा था कि इलेक्शन में मुझे वोट दोगे वरना मुसलमान होने पे शक हो जाएगा आपका। तो लोगों ने फिर वोट, हाँ रेफरेंडम था ना, वो रेफरेंडम अगर आज की तारीख में होता तो लोग बोलते पागल है, यही होता ना, सोशल मीडिया पे पागल है का ट्रेंड चल रहा होता। तो अब लोग समझदार हो गए, उनको पता है कि क्या हो रहा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो आई डोंट थिंक सो के कुछ होने आप वाला एक हुकूमत में हैं, आप एक पोस्ट पर हैं, आप एक बड़े सियासतदान हैं, तो एक आम आदमी में, और अगर दूसरी वो तरफ आमी आदमी है इस वक्त वो आमी आदमी है, क्योंकि जो फैसले पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो टीएलपी के हवाले से, वो कोई छोटा फैसला नहीं है। आपने देखा है किस तरीके से, तो ये हुकूमत ने नहीं लिया, नहीं, क्या चीज, क्या कह रहे हैं, वो फैसला हुकूमत का नहीं है, टीएलपी पे पाबंदी हुकूमत का लगाने भी इसमें शामिल है। आपके देखें जिस तरीके से बांग्लादेश में आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं टीएलपी के, यार लानत तो तुम्हारे ऊपर कि तुम बांग्लादेश में आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगा रहे हो टीएलपी के उस पर, मतलब टीएलपी लंदन में जुलूस निकल रहा टीएलपी पर। कौन है तुम लोग भाई, कौन हो? तो भाई यहाँ अमेरिका में करके देखे हमने, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, यहाँ पे एक मस्जिद थी, उन्होंने उर्स बनाने की कोशिश की थी जिसने सलमान तासीर को मारा था, तो उसके बाद उस मस्जिद मौलाना साहब ने वीडियो पर माफी आके मांगी थी, क्योंकि हमने ऐसा होने नहीं देना, यहाँ पे हमने दहशत गर्दों का उर्स नहीं होने देना, यहाँ पे वहां पे वो दहशत गर्द डिक्लेयर है, उसको फांसी हुई है, तुम अमेरिका में उसका उर्स नहीं मना सकते। लेकिन लंदन के रूल्स रेगुलेशन लॉज ऐसे हैं कि वहां बैठ के हर आदमी जो है वो रियासत के खिलाफ ऐसे 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 भौंक रहा होता है, और कोई वो नहीं होता। आदिल राजा का जो अभी केस आया है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत उनसे सबक ले लेना चाहिए लोगों को। आपको बोले, आप देखें असल मौकफ खत्म हो जाता है। अगर आपको इमरान खान की रिहाई चाहिए ना, तो आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आपको सियासत में आना चाहिए, ना कि आप धरना लगा रहे हो। केपीके में 13-15 साल पता नहीं कितने की हुकूमत हुई है, आज भी वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं। टीएलपी से मेरा सिर्फ यही है कि आप सिर्फ इनकी लैंग्वेज सुन लें रियासत के खिलाफ। मैं समझता हूँ इनको तो दोनों को अंदर होना चाहिए इस वक्त। जी सर, रियासत में अदालतें भी आजाद होती है ना, अगर अदालत ने कह दिया कि इमरान खान से मिलने दे तो आप मिलने भी नहीं देते। एनीवेज चलें आगे, मैं चलूं। अगर वजीर इत्तलात पंजाब, उनकी मुझे हमेशा से ही उनकी अपॉइंटमेंट पे मसला रहा है, लेकिन मसला ये कि मैं नून लीग की नहीं हूं, ना ही मुझसे कोई पूछता है। उनका कहना अंदाज बड़ा अजीब सा होता है। गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का वो दिफा भी करती रही हैं, और कहती है कि अगर सियासी इंतखाब हो गए तो भाई लगेगा कि सिर्फ हुकूमती जमात से ही जीतने वाले लोग थे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट वो खातून हो गई हैं। कहती हैं कि जीतने वाले लोग यही होंगे, फिर यही होगा कि जी क्योंकि इन्हीं के लोग जीते हैं, फिर आगे मेयर को वोट देने के लिए भी उन्हें किसी जमात में शामिल होना होगा, तो फिर मेयर को तो जाहिर है किसी पार्टी से ही आना पड़ेगा। तो बस उन्होंने कह दिया कि ये गैर जमाती होने। तो शैला, आप कराची में रहती हैं, आपको पता है यहाँ पे भी गैर जमाती हो चुके हैं।
नहीं, जब पंजाब में जब तो बेमिसाल एक हुकूमत जब चल रही है ना पार्टीज सर। को इस मतलब बात का काले खतरा ना होता सिंध है, चला रहा है, ना बलोचिस्तान, ना कोई चला रहा है, सिर्फ पंजाब चला रहा है हुकूमत पूरी सबकी, और वही बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहां तो ये बात नहीं पावर करनी है, चाहिए। अब उनके पास तो पावर है, अगर वो ये कर सकती है तो कर ले। मतलब हर कोई सूबे में सही हुआ चीज है। और गलत चीज भी आपको तो होती आपको होगी ना। पता है बलूचिस्तान किसके पास है, आपको पता है केपीके किसके पास है, आपको पता है सिंध का क्या हशर हो चुका है। अब तो ड्रामों में भी, हर एक ड्रामे में फोन स्नैचिंग, डकैतियां, चोरियां, रेप, ये दिखाने लगे हैं। पहले आपको, आप अगर सिर्फ 50 साल पहले, 20-30 साल पहले चले जाएं, आपके ड्रामों में कहीं ये सारी चीजें नहीं होती थी। अब जिस तरीके के ड्रामे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग नंबर है ना। तो बस मेरा ख्याल है कि शायद या तो सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया, हर छोटी छोटी खबरें आने लगी हैं, कराने दें, वो भी करा के देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको तो अंदाजा है पंजाब की हुकूमत किस तरह चल रही है और किस तरह चलती है। बहरहाल जो दुनिया को नजर आ रहा है वो तो यही है कि जी काम बहुत हो रहा है, सिंध से बहुत बेहतर है। सिंध के लोग भी यही कहते हैं। अब तो डॉक्यूमेंट्रियां, सोशल मीडिया वाले कंपेयर करने लगे, ये कराची है, ये लाहौर है, ये कराची है, ये लाहौर है। और शर्जील मेमन जो है वो कहते हैं हम पेरिस बनाएंगे। अल्लाह अकबर। सर वो तो कह रहे हैं कि दुनिया से इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। दुनिया के जो लोग उनसे हैं वो पूरी वही दुनिया है ना छोड़ कि के वो सिंध में आ रहे हैं। उनसे बोलें ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आपको ये हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं, जिन्होंने आपको ये डॉक्टर्स दिए हुए हैं, जिन्होंने आपको ये मशीनरीज दी हुई हैं। आपका इसमें कोई कमाल नहीं है। आप लड़काना को तो सही कर सके नहीं है, आप ये हेल्थ डिपार्टमेंट सही करेंगे। ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बेचारे अल्लाह का खौफ उनको जो है वो ये काम करा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर जितनी बड़ी चीजें हैं, जितनी मशीनरीज हैं, जितना सब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है। यस, सिंध ने कहीं कहीं उनको जमीनें जरूर दी हैं, इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, पंजाब में एक चीज हमने और भी देखी जो बड़ी तेजी से आई है कि आपने देखा कि पुलिस वाले जो है, या पुलिस जो है वो जो आप कह सकते हैं कि मुकाबला हुआ और मार दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मावरा अदालत हिरासती कत्ल जो है वो फसाद फिल अर्ज करार दे दिया गया है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मानेगा उसी तरह से कोई कुछ, मतलब आपको लगता है कि कुछ पुलिस कंट्रोल में आएगी, या ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या है मुझे बताएं। कराची के अंदर हजारों लोगों पुलिस वालों ने मारे हैं और फिर पुलिस वालों को भी मारा गया है। क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो छोड़े, ये बातें ना ही करें तो अच्छा है। ये सारे आंख बंद करके, ये आंख बंद करके बैठे होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपनी मुराद चाहिए। हम कोई ऐसे फैसले करें, मुझे भी नजर आए, आपको भी नजर आए, तो हम कहें कि यार सलूट है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कर रहा है, जिस माहौल में सुप्रीम कोर्ट चल रही है, चलने ने उम्मीद पे दुनिया कायम है, कल और अच्छी होगी। लेकिन मुझे हैरत होती है, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा होता हूँ कि वकील जो है वो जज से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे जज जो है उसके घर का कोई मुलाजिम हो। मतलब यहाँ पर मैं कवर करने जाता हूँ अक्सर, क्या कहते हैं, इवन वो छोटे कोर्ट होते हैं, मतलब बड़े कोर्ट नहीं होते हैं भाई। जज अगर बोल रहा, मजाल नहीं है कि कोई बीच में इंटरफेरेंस करे, अनटिल अनलेस के जज खुद खामोश हो जाए। ये तो ऐसे टोकरे होते हैं। तो आपको अदालत, वकीलों का पता है, इनसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। सबसे बड़े गुंडे ये सारे, आपने देखा है कि इनकी लड़ाइयां देखी हैं, इनके गालियां देखी हैं, इनके आपस की वो, मतलब आपको शर्म आए कि यार ये हमारे वकील हैं। तो सर हमारे यहाँ किसी भी मसले को जॉइंट बनाना, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, या किसी भी तरह के बंदे को, तो मतलब इतना टाइम क्यों देते कि वो बड़ा जाइंट बन के फिर वो मसाइल पैदा करे, फिर उसको लाने के लिए फिर वो और मसाइल है। मतलब छोटी से उसमें जड़ क्यों नहीं काट दी जाती, उसको वही गलत क्यों नहीं किया जाता, क्यों उनको सुधारा जाता? कहाँ होते हैं सब लोग? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आपको पहले आप सोचते हैं ओए होए अगर इसको रोका तो मॉब आ जाएगा, अगर ये किया। लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं कि जनाब कराची से हमने इस जमात को नहीं लाना, अब बहुत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, तो आप वो जमात को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो आदमी जो 10 लाख लोगों को ऐसे ताली मारता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भाई उसको 1 घंटा देखे तो देखें। इमरान खान को भी ये कहते हैं कि भाई उसको निकाल के तो देखें। लेकिन वो कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और फिर रियासत से निकाली हुई जमात, एस्टेब्लिशमेंट की निकाली हुई जमात वापस नहीं आती। तो मैं नहीं मानती नवाज शरीफ साहब दोबारा आए, मैं नहीं मानती।
क्या चीज? नवाज शरीफ नवाज को शरीफ दोबारा साहब को बस वो दोबारा है तो कोई नहीं हटा देखिए, सकता। ये आपको ये शायद अंदाजा नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला नहीं गया था, नवाज को इज्जत से बाहर भेज दिया गया था, बेशक वो भी बहानेबाजी। खबर मतलब आप सियासत मतलब में उसको नहीं, रियासत ने टर्मिनेट नहीं किया सियासत में था, नहीं था ना। बाकी आपको दूसरी जमातों को टर्मिनेट किया गया था। अब एक दफा अगर नहीं, इमरान 3 दफा। खान को यहां से निकाल के लंदन भेज दिया जाता तो इसका मतलब ये था कि रियासत चाहती है कि जब मौका मिलेगा हम इसको वापस बुला लेंगे। अभी रियासत ने यह फैसला किया हुआ है कि जब तक हम हैं, अभी जो फॉर द टाइम बिंग बात कर रहा हूँ, कि इमरान खान अंदर ही रहेंगे। लोग अभी भी कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आएगा और वजीर आजम भी बनेगा। तो सर इसी तरह उनकी है ना भाई, बिलावल उनको लग रहा है हमारा बेटा आएगा वजीर आजम बनेगा, उनको नवाज शरीफ को लग रहा है कि जी मेरी बेटी आएगी ना वजीर आजम बनेगी, तो ये हक तो सबके पास है ना कि बस इंतखाब ये कर थर्ड सके, वर्ल्ड बात कर कंट्री है, सके, कुछ भी कर सके, ये तो हर एक का हक है ना। तो मरीम वही कर नवाज रहे हैं जो जो थी वो हक है। बहुत कोशिश कर रही थी ना कि नवाज शरीफ बाहर से आए, उन्होंने बड़ी सर पैर ये क्या कहना चाहिए कि एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो हर आदमी की, हर पार्टी का ये बनता है कि वो ये सोचे कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, अगर तो वजीर आजम बन सकता हूँ, अगर तो सदर बन सकता हूँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तो सिंध की आपने बात की तो मुझे तो डाकू याद आ गया, बल्कि मैं तो कहने वाली थी कि सर मैं तो नाहक कुछ बन सकी, बल्कि मैं डाकू ही बन जाती। जो मराद दी गई है, जो मराद सामने आ रही है कि जी डाकुओं के बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, उनको तो कोई बल्कि मैं यूं कहूंगी कि आप, हम अपनी बात करने से पहले, आपकी तज्जिया लेने से पहले ये वीडियो देख लें, और जिन ये जर्नलिस्ट की है वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनको ज्यादा मालूमात होगी, और मेरे ख्याल में मैं क्या कहूँ, चले देख लेते हैं उसके बाद हम। दोस्तों, सिंध हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अभी रिसेंटली एक इश्तिहार चला जो करोड़ों रुपए का था, और उसमें कहा गया कि हमने सिंध के डाकुओं को पेश होने का मौका दिया है। आसिफ जरदारी का एक अहम प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम डाकुओं को पेश करने का मौका दे रहे हैं, और वो 50 डाकू जो है ना वो पेश हो रहे हैं, सिंध के पुलिस के सामने सरेंडर हो रहे हैं। पूरी इंतजामिया वहाँ पहुँच गई और पता चला कि एक भी डाकू उसमें नहीं था। ये बिरादरी के तनाज़े में मुलविस कुछ तेगानी बिरादरी के लोग थे जो इसमें शामिल थे, और उन के ऊपर जो सरों की कीमत रखी गई, हेड मनी रखी गई है, वो भी फ्रॉड के जरिए रखी गई, और इन डाकुओं को पेश करने के लिए पहले इनको पैसे दिए गए हैं। एक डाकू को जो है ना 25 लाख रुपए तो 20 लाख रुपए दिए गए हैं, और जो कुछ छोटे छोटे डाकू थे उनको 5 से 6-7 लाख रुपए दिए गए हैं कि वो अपनी फैमिलीज की कफालत करें और उनको पीछे पैसे दें। ये डाकू नहीं है, ये डाकू, ये मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि इनके मुताबिक, और इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है हर महीने डाकुओं पे खर्च किया है। जो डाकू ओरिजिनली कच्चे में बैठे हुए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शिकारपुर, खैरपुर और शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद। इनके एसएसपीज की डाकुओं से डील है कि आप हमसे पैसे लें, क्राइम न करें, और क्राइम तब करें जब हम आपको कहेंगे। अच्छा, एक डाकू से इन्होंने G3 खरीदी है इसी प्रोग्राम के लिए, वो 5 लाख रुपए उसको दिए गए हैं। एक एंटी एयरक्राफ्ट कहें या बख्तरबंद गाड़ी से जो क्रॉस करने वाली जो एक बड़ी गन है, उसकी ख़राब हालत में वो जो खरीदी है वो इन्होंने 11 लाख रुपए में शायद खरीदी है। दूसरा इन्होंने R75 है, वो भी इतने में खरीदी है। ये सारे जो असले थे वो सिंध हुकूमत से इन्होंने ख़रीद के डाकुओं से, और उन्होंने इस प्रोग्राम में पेश किए हैं। उसकी पीछे रीज़न ये है कि इनको साबित करना था कि ये डाकू हैं, जबकि वो जो लोग पेश हुए वो नहीं है। अच्छा, जिस शख्स को कहा गया कि वो पेश हुआ है, सरेंडर हुआ है, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, नूर हसन जतोई। वो 1 साल पहले मर चुका है। नूर हसन जतोई इस वक्त है ही नहीं दुनिया में। और मुचू बगलानी, उसके ऊपर था कि 28 लाख रुपए उसको ऑफर की गई कि हम आपको 28 लाख रुपए देते हैं, आप पेश हो जाएं। उसने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। मंजूर जतोई, जिसके ऊपर शायद 80 लाख रुपए की है हेड मनी, जो असल डाकू है, वो पेश नहीं हुआ। इस तरह से निसार सब्जोई एक है, छोटा मोटा बेचारा वो करता है काम, उसको इन्होंने शायद पेश किया है, और वो डाकू नहीं है, ये बिरादरी के तनाज़े हैं। अच्छा, इसके साथ यासीन तेगानी को इन्होंने कहा कि पेश हो जाओ। यासीन तेगानी 1 महीना पहले जेल से रिलीज़ हुआ, उनके ऊपर अचानक रातों रात 30 लाख रुपए का इनाम रख के उसको पेश किया गया, और उसकी फैमिली को भी इन्होंने पैसे दिए हैं ताकि वो आप ज़मानत वगैरह के लिए खर्चा करें। ये सारे जो मामलात हैं, उसमें सबसे बड़ा जो ख़तरनाक डाकू है जिसने सिंध पुलिस के एहलकारों को शहीद किया, सदाम निदवाणी, हसू बंगलानी, नसरू नंदवाणी, बेलो बंगलानी।
ये पेश नहीं हुए। इनके ऊपर 50-50 लाख रुपए थे। मुछू बंगलानी पे भी थे, इन्होंने नहीं किए। अब मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने अभी एक तनाज़ा हुआ, उसमें डाकुओं को 3000 गोलियां सप्लाई की, जो डाकू खुद जिसने मुझे फ़ोन करके बताया है, और उसके पास ये सारे सबूत भी हैं। सिंध पुलिस के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज हैं, ये माहाना 3 करोड़ रुपए डाकुओं को देते हैं कि कार्रवाई नहीं करें। किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख। और दूसरी बड़ी बात यह कि जब अब इस एरिया में रेंजर्स ज़मीनें कुछ ले रही है, और रेंजर्स का एक इंचार्ज है शफी, शायद ये सारा उसने मैनेज कराया है, और उसमें सिंध हुकूमत को इन्होंने आगे रखा ताकि सिंध हुकूमत भली अपनी वाह कराए, लेकिन असल काम क्या है। अब असल मुद्दा ये है कि डाकू बिल्कुल नहीं है। ये जो भी लोग थे ये सिंध पुलिस के लिए काम करते हैं, उनके मुखबर हैं, टाउट हैं, और इतना बड़ा फ्रॉड सिंध के लोगों के साथ सिंध हुकूमत ने किया है, लंजार ने और आईजी मेमन ने, और आइसफ जरदारी के नाम से, जिसके सबूत मैं यूट्यूब चैनल पे रख रहा हूं, और उसके बाद आप वो चैनल भी देखें। मेरा मकसद किसी की जाती उसके खिलाफ बात करना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप कौम के आंखों में धूल झोंक रहे हो, जिस तरह से हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, जिस तरह से आप डाकुओं को पाल रहे हो, ये एक नाकाबिल कबूल अमल है, जो हम किसी सूरत में सिंध के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत को इस ड्रामेबाजी का हिसाब देना होगा, और इस चीज़ को मैं साबित करूंगा कि सिंध हुकूमत ने फ्रॉड किया है, और डाकुओं को पैसे दे के उनसे असला लिया गया है पेश करने के लिए, और जो इनके मुखबर थे उनको इन्होंने डाकू बना के मीडिया पे पेश किया कि ये अब कौमी धारे में आ रहे हैं। बड़ी बात है यार। मतलब डाकू जो कच्चे के हैं, वो इनसे छोटे डाकू हैं जो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही बात। थैंक यू सो मच। जी शैला, आपने ये वीडियो देखी, उसमें भी कह रहा है कि ये डाकू नहीं है। हाँ, ये असल डाकू जो है वो तो अभी भी छुपे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस पे तबसरा करें, फिर मैं करूंगा। आसिम साहब, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इनका ताल्लुक तो आप देख ही रहे हैं, ये खुद भी सिंधी है, इनका ताल्लुक भी सिंध से है, और ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं हमसे और आपसे कहीं ज्यादा। और जो हमने देखा वो यही कि रेड कारपेट दिया गया, फिर जिस तरीके से इनको लाया गया, इनके सरों की कीमत, अगर तो ये वही थे, हम तो अभी तक तो यही देख रहे थे ना कि मतलब ये सिंध पुलिस जो है, इनको बहुत सारे कुछ इनसे असला ले लिया गया है, इनको बहुत, तो ये सरेंडर करने के लिए जो रेड कारपेट था, पहले तो लोग उसी पे परेशान थे कि ये रेड कारपेट क्यों होना चाहिए। लेकिन अब जो नई बात ये नजर आई है कि जी ये वो है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना कि अक्सर जब कहीं विजिट होता है बिलावल भुट्टो का या किसी बड़े आदमी का, तो फौरन एक अस्पताल बना दिया जाता है, फौरन ही वहां पर आपको बेड्स लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही वो बड़ी सेलिब्रिटी या बड़े जो हमारे सियासतदान जाते हैं, वैसे ही तमाम चीजें उठा के रख दी जाती है। तो ये तो मुझे वही लग रहा है, इस लेवल की अगर कोई करप्शन हो सकती है तो वो मेरे ख्याल में शायद सिंध में ही हो सकती है। बस सिंध के लोग, अभी कुछ कॉमेडियन हैं जो कि निकल कर आए हैं कि जी वो उर्दू जबान वाले और पंजाबी और सिंधी हमारे साथ ये होता है। मेरा ख्याल है कि उनको भी थोड़ा सा अपने इस पर गौर करना चाहिए। लानत हो आपके ऊपर सिंध गवर्नमेंट कि आपने डाकुओं की ये मुराद दे दी, अब लोग डाकू बनेंगे, और वो तो बन ही रहे हैं, वो आप तो डाकू ही बना रहे हैं। आप सिंध में और कौन क्या कर रहे हैं? अगर सैलाब में सबसे पहले तो आपकी स्पेशल किश्तियां गई, जो हमें पता चला, आपने इन तमाम डाकुओं को रेस्क्यू किया, मर जाने देते, ये मर जाते कमीने, मतलब डाकू ही थे ना यार, मर जाते, 2, 3, 400, 500 मर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को इनके मरने से ना। लेकिन आपने बचाना था, क्योंकि आपने अपनी रियासत बचानी है। उसने क्या कहा, हम आपको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़। अगर ये जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, आप क्राइम ना करें, जब हम कहें तब करें। आप सोचें इस जर्नलिस्ट की बात कि जब हम कहें तब करना, अभी मत करना। तो या तो ये जर्नलिस्ट को आप इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएं कि इस बात को साबित करो, वरना आप डाकू हैं। अच्छा, एक खबर मुझे और भी नजर से गुजरी थी, अब मुझे नहीं अंदाजा कि ये किसी हद तक सही है, बल्कि हमारे कोई जो नाजरीन है वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पंजाब हुकूमत ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद से पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसने कच्चे के डाकुओं को हथियार डालने के नाम पर पना का ऐलान किया। ये किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, मुझे कुछ लग रहा है। ये जो कहानी लेकर आए जर्नलिस्ट साहब, ये तो बिल्कुल ही अलग है।
बिल्कुल हो सकता है। इन्होंने बहुत ज्यादा देखें कितने ट्रक लूटे गए हैं वहां पर, कितने लोगों को वहां पर वो बनाया गया है। तो पंजाब ने इस बात पे इनिशिएटिव लिया था पहले भी कि जनाब जो हलाके हमारे पास पड़ते हैं हम तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और मेरा ख्याल है ये 18वीं तरमीम के चक्कर में जो है ना, आप एक फेडरल गवर्नमेंट की एक रिट होती है, वो मैं समझता हूँ जाए बमबारी करें, इन डाकुओं को मारें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कहीं पर भी कोई आपसे नहीं पूछेगा इन डाकुओं। ट्रंप क्या कर रहा है इस वक्त? ट्रंप इलीगल लोगों को निकाल रहा है। 7 मिलियन लोगों ने जो है पूरे अमेरिका में 7 मिलियन लोगों ने, अगर आप डिवाइड करें 53,000 सिटीज से तो 132 लोग पर सिटी निकले हैं। क्या हो गया? कुछ हुआ? खत्म हो गया। वो अपने काम में लगा हुआ है। अब वो चाइना जा रहा है, चाइना जाके बात करेगा, हो सकता है पाकिस्तान के चक्कर भी लगा ले। तो ट्रंप रियासत है ना, रियासत ने काम करना है ना अपना, वो काम कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इन डाकुओं पर बमबारी करे, ये आसिफ जरदारी जैसे लोगों को, मतलब आसिफ जरदारी का प्रोग्राम, अबे तुम वैसे बच्चों को पाल नहीं रहे जो कि पढ़ना चाहते हैं। घोस्ट स्कूल खोले हुए हैं, घोस्ट टीचर तुमने भर्ती किए हुए हैं, डाकुओं के बच्चों को तुमने पढ़ाना है। लानत तो आप लोगों पर यार, मतलब किस किस किस्म की न्यूज सुनने को मिलती है। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी जो आपने जर्नलिस्ट का सुना था, इनका ताल्लुक सिंध से ताल्लुक है और ये ब्रेकिंग हर तरह की देते हैं। या तो ये जर्नलिस्ट जो है इस पर आप इंटरनेशनल कोर्ट में वो करें, जैसे कि लंदन में आदिल राजा के ऊपर हुआ था, और वहां पे आप वो आपको ये करना पड़ेगा, या तो ये प्रूफ दे, उनके पास सब कुछ प्रूफ है। वो कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है, मुझे डाकू फोन करके कह रहे हैं, मतलब वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं मुझे डाकू फोन करके कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कोई बड़ा डाकू ही नहीं है। तो या तो आप प्रूफ करें, उल्लू बनाना बंद करें यार। सिंध गवर्नमेंट ने उल्लू बना के मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को भी अब सपोर्ट करना है, इनको बंद करना चाहिए। रेंजर्स ने दे दिया इनको सपोर्ट। अब ये कह रहे थे कि रेंजर्स ने जमीनें ली हैं तो वो बच्चे के डाकू की, तो रेंजर्स ने इनको आगे रखा है, तो अब इनकी सफाई हुई है। मेरा ख्याल है ये सारी जमीनें फौज को ही दे दे जहाँ बच्चे के डाकू हैं, कम से कम ये डाकू तो खत्म होंगे। हाँ सही कहा। अच्छा ये भी है ना कि मतलब मुझे तो ये लगा कि डाकू ने तो फोन करके कहा तो उन्होंने कहा कि हम तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे यहाँ पर, मतलब हमारे तो यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा कि पता नहीं कौन कौन, मतलब खुद नहीं जान पा रहे होंगे कि यहाँ हम है ही नहीं, हम में से कोई नहीं है, तो फिर ये कौन आ गए जिनको ये दिया जा रहा है। तो बहरहाल आप ये, अच्छा आप ये देखें कि किसी ने इस पर बात नहीं की कि सारे सिंध के ही डाकू हैं। हाँ इसमें कोई पंजाबी नहीं है, इसमें कोई पठान नहीं है, इसमें कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं है, सारे सिंध के डाकू हैं। सारे पीपल्स पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू इस जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं रास्ते हैं। यार क्या कर रहे हैं, मतलब शर्म, क्या बोले। इसराइल की तरफ चले क्योंकि मुझे अब यही लोग याद आ रहे हैं। इसराइली पार्लियामान ने एक ऐसे बिल की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है जिसके तहत मकबूजा मगरबी किनारे पर जो इसराइली कानून का इजलास किया जाएगा। अब मतलब ये कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि आलमी बिरादरी के मुताबिक किया वो फौज से पैसा को इंतजाम करे ताकि उनमें जो गैर कानूनी इकदाम उनको रोका जा सके। इसराइली काबिल अफवाज को बैन अवी कानून की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर वो अपना जवाब वो दें। मैं चीज आपसे पूछना चाह रही थी, ट्रम्प से डायरेक्ट जब बातचीत हमारी हो गई, इतनी अच्छी बातचीत है, तो फिर हम पूरे दुनिया से हम क्यों रिक्वेस्ट करें? हम डायरेक्ट हम वहीं से क्यों रिक्वेस्ट करें जहाँ से जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है और जहाँ से उनको छुट्टी मिलती है, गुड बॉय आपने बहुत अच्छा किया, तो वहाँ से डायरेक्ट क्यों बात हो जाती है? सर ये हो क्या रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइली वहां पर, क्योंकि इस पे आप इंटरनेशनली एक आपने देखा इसके ऊपर एक वो उठा है, सवाल उठे हैं, और उस पे जो ममालिक हैं उन्होंने भी वो क्वेश्चन उठाए हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें 2-3 पहले भी आ रहा था कि कतर और एक और मुल्क है उसकी जो पुलिस जो है या फौज जो है वहां पर जाएगी, तो यह सिर्फ इसराइली फौज नहीं होगी, दूसरे ममालिक की फौजें भी वहां पर होंगी। शायद कानून में थोड़ा बहुत रद्द-ए-अमल हो, ये 1 हफ्ता आप और इंतजार करें, लेट्स सी। या तो इस सारी चीजों की वायलेशन हो के जंग दोबारा से स्टार्ट होगी, जो कि मोस्टली इसराइली जो शिद्दत पसंद है वो ये चाहते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम, हमारे पास सारे वो आ गए, अब इनको वो कर दो। लेकिन दुनिया इसके लिए शायद तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ और इंतजार करें, दिन आपको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा ही होगा। अच्छा, अदील अकबर की मौत
कुछ लोग खतरनाक हकायक, मैंने इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि खतरनाक हकायक भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब आप एक पूरी तरह से तफ्तीश नहीं हो पाती है और चारों तरफ से उसके लिए प्रोग्राम हो रहे होते हैं, या चाहे वो यूट्यूब से हो रहे होते हैं, या चाहे हमारे मीडिया से हो रहे होते हैं, या जिसको जो भी लिखने का मौका मिलता है वो लिख रहा होता है, तो ऐसे में होता है ये कि हमें सही तरीके के जो हकायक होते हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं, और फिर जिसको जो एक स्टोरी मिल रही होती है वो उसी स्टोरी को बना के सामने दे रहा होता है। उसमें हकायक भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकती है, लेकिन कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हमें अदील अकबर की मौत के बारे में पता चल सके। अभी तक इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप तक क्या खबर है? देखिए, मैं इस पे सिर्फ यही, जो मैंने भी खबरें यही सुनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो लाजिमत है, हम भी यहाँ पे बहुत सारे खबरें देखते हैं, जो सुसाइड केसेस होते हैं उनको भी देखते हैं, दुनिया में हर जगह हो रहे होते हैं। दिल पे गोली मार के कोई सुसाइड नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसने अपने दिल पे गोली मार के, दिल पे रख के, पिस्तौल किससे छीना, उससे छीना, एक फोन कॉल सुनी और उसके बाद वो आपे से बाहर हो गए, उसके बाद उन्होंने वो कर लिया। उनका फोन, यार फोन लॉक खोलना कोई मतलब इस पीस ऑफ केक रियासत के लिए कोई मसला नहीं है, किसी स्टोर पे लेके चले जाओ तो वो खोल देगा तुम्हारे लिए फोन। मतलब कौन हो तुम लोग? आप इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते, जहां पर आप इस तरह के सवालों जवाब करें। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आपका एक एसएसपी ऑफिसर हुआ है, यस आपने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो उसके आसपास थे, जो उसके गार्ड थे या उसके साथ वो थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी कि जी वो आएंगे, वो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा। सीने पे कौन गोली मार के खुदकुशी करता है, मैं तो समझ में बाहर है, लेकिन ये नेवर नो, मुझे नहीं पता कि नहीं इंक्वायरी में, इंक्वायरी में या इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के लूप होल्स छोड़े जाते हैं, ये खुद से छोड़े जाते हैं या हमारी जो पुलिस है वो इतनी निकम्मी नाकार है कि वो लूप होल्स छोड़ती चली जाती है? हमने बड़े बड़े केसेस में देखी है जी, ये सबूत नहीं मिला, ये चीज सही नहीं थी, फला चीज पेश नहीं की जा रही, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आती है, करना नहीं चाहते। देखें, पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा के दरमियान जो है ना, कोई फर्क नहीं है। वहां पे आपको जजा के नाम पे भी सजा मिलती है। ये पुलिस वाले निहायती 90% खबीस किस्म के, ये बाकायदा एफआईआर में ऐसे लोग, इनको पता होता है कि हमने क्या करना है, जहां से हमें जो पैसे दे रहा है वो बच के निकल जाएगा। तो ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की पुलिस, मैं समझता हूँ और भी मुल्कों की होगी, लेकिन हम क्योंकि अभी पाकिस्तानी, एक गलीज सरीन वो है। एक ऑफिसर 50-50 केसेस में मार खा जाता है, उसको वहां से हटाते क्यों नहीं है? जब तुम एक रिपोर्ट सही नहीं बना सकते, एक मुजरिम तुमने पकड़ा है, उसके पास से कोकेन निकली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने रिपोर्ट बनाई है, सब कुछ किया है, वो बंदा आजाद हो जाता है, उसके बाद ऐसे ही 25 केस में आजाद, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल बना देना चाहिए। लेकिन नहीं जी, हम तो बादशाह लोग हैं, हम तो उसको तरक्की दे के एसएसपी, डीएसपी और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो पाकिस्तान की पुलिसिंग जो है ना, वो चाहे वो कहीं की भी हो, सिंध की तो खैर बहुत ही गलीज किस्म के गंदे 90%, 80%, ये मैं भी नहीं, हामिद मीर के अपने प्रोग्राम में मौजूद है कि सिंध की पुलिस कैसी है। पंजाब की पुलिस को मैं इसलिए नहीं कहूंगा, मेरा कभी आज तक वास्ता ही नहीं पड़ा है, लेकिन हम वीडियो पे देखते रहते हैं, आजकल वो बहुत एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन देखें, पंजाब को पंजाब के लोग ओन करते हैं, लाहौर को लाहौरी ओन करते हैं। कराची की बदकिस्मती ये कि कराची के लोग कराची को ओन नहीं करते। लाड़काना की बदकिस्मती ये कि जो उसका सरबरा है, जहां पर उनके कायद की कब्रें भी हैं, वो उसको ओन नहीं, वहां भी वो चीटिंग करते हैं। तो सोचें, बद इखलाकी, बेइज्जती, बेशर्मी की तमाम चीजें हमने जो है ना उसको क्रॉस कर दी, और फिर बड़ी बेशर्मी से आके स्पेसेस पे कहते हैं हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, आपने क्या किया। और भाई जो कुछ कराची में हो गया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 100 साल में भी कहीं कुछ होगा। जो रोडें, आप तो वहां रहती हैं ना, मेरा ख्याल है कि जजमेंट जो है ना बहुत अच्छा वो करते हैं जो वहां रहते हैं। किस तरीके से आपने, हमने गालियां दी थी एक इसको मुशर्रफ के दौर पे मेयर मुस्तफा कमाल को कि रोडें खोद दी है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो ब्रिज 6 महीने में बनना था वो 4 महीने में बना। हमने ये भी देखा कि 50-50 फीट नीचे खोद के सेवरेज लाइन भी डाली गई। हमने ये भी देखा कि मनोड़ा तक पानी की लाइनें गई हैं। तो हमें रिजल्ट नजर आए, यहाँ तो रिजल्ट अंडा बिल्कुल,
और फिर बोलते हैं कि बनाने की वो नीयत ही ना हो ना, इंटेंशन ही नहीं है। अब आपको सिर्फ आपका जो आपको पैसा मिला है उसको ठिकाने ही लगाना है, तो बस तो फिर वो चीज है। आपको मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि जी पिंक जो बाइक है जी वो खवातीन के लिए है। मान लिया पिंक बाइक जो है खवातीन के लिए और सिर्फ खवातीन को दी जाएगी। आपको मैं रोड पर मर्दों को चलाते हुए दिखा दूं, आप कह रहे ना कि कराची में रहने वाला ज्यादा बेहतर बता सकता है, मेरे इलाके में मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन चला रहा है, ठीक है ना। अब कराची में लोग बताएंगे आपको तो इस तरह की चीजें बताएंगे कि जो आपको बहुत अजीब लगेगा। आप कहते हैं खवातीन के लिए है, वो मर्द चला रहे हैं। अब आप उनसे कहेंगे जी घर का मर्द भी चला सकता है, क्योंकि घर में अगर किसी खातून के पास गाड़ी है तो रोड पे आपको मर्द चलाते हुए नजर आएंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि खवातीन के लिए। अब देखते जाइएगा टैक्सी कौन कौन चलाता है। मैंने बहुत पहले यहाँ पे कांग्रेसमैन एक ऐसी प्राइवेट उसमें मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि आप पैसा भेजना बंद करें, आप यहाँ पे जो एनजीओज हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जैसे अपना है और TCF है और दूसरी चीजें हैं, उनको एंगेज करें ताकि उनसे आप हिसाब मांग सके। अगर आपने $6 मिलियन सिंध में स्कूलों के लिए देना है तो आप उस $6 मिलियन उस एनजीओ को दें जो यहाँ से रजिस्टर्ड है, 5013 है उसके पास, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपने स्कूल बनाए थे, वो भी अकाउंटेबल होंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को दे देंगे तो गवर्नमेंट तो मुंह खोले बैठी है, खप से खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर में सब कुछ बना हुआ होगा। वो कहते हैं ना कि रोड पेपरों में या वहां तो ब्रिजेस भी हमने सुना पेपरों में बन जाते हैं, और फिर कहते हैं वो जी सैलाब आया था ना, वो ब्रिज वाला सैलाब इस तरह गिर गया था। सर ई चालान आपको देखें, ई चालान आपको दिया जा रहा है, ई चालान से आपने सिर्फ बाइक की मद में आपने लाखों अरबों रुपया आपने जमा कर लिया। ई चालान आप दे रहे हैं कि जी आप ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, चालान दिया जा रहा है। तो भाई आपने रोड ऐसे बनाए, आपने देखे एक, अगर आप मेरे घर से अगर आप किसी भी जगह पे चले, इवन कि आप शारे फैसल तक भी चले जाए ना, तो आपको पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि आप निकल नहीं सकते। आपको एक जगह खुदाई मिलेगी, आपको दूसरी जगह रोड मिलेगा, आपको तीसरी जगह डाइवर्जन मिलेगा, आप अपने घर नहीं पहुंच सकते। और ऐसे में आप कहते हैं कि हमारा ई चालान होगा, तो भाई अगर आप इतने ही एफिशिएंट है तो आप ये कीजिए कि यहाँ पे चोर डाकुओं को पकड़। अब नौबत ये है कि बड़े बड़े घरों में गेट को फलांग कर क्रॉस करके अंदर जाया जाता है और वहां पर जो दिल चाहता है वहां पे कर लेते हैं। आप अंदाजा लगाइए पहले कभी था ये? देखिए मेरा ये लास्ट कमेंट भी है, और इस पे मैं कराची वालों को ये कहूंगा कि कराची के लोग बेहिस हो चुके हैं, और वो आपस में अपनी पॉलिटिक्स की वजह से इतने एक दूसरे से खाइफ हो चुके हैं कि वो अपने हक के लिए नहीं खड़े होते, और ये सारा का सारा वो डिजर्व करते हैं। आप एक मतलब बेहिस कौम बनते जा रहे हैं। कराची में रहने वाला पठान, कराची में रहने वाला पंजाबी, कराची में रहने वाला सिंधी, कराची में रहने वाला उर्दू बोलने वाला, मेमन, एवरीथिंग, ये कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकलते। आप हो इत्तेहाद हो, आप एक बनाएं कि जनाब अब हमने जो है ना वो अपने उसके लिए निकलना है, बगैर किसी जमात के हमने ये निकलना है। हमने सिंध गवर्नमेंट को जो है अब ये मैसेज देना है कि इनफ इज इनफ। लेकिन कराची के लोग इंक्लूडिंग एवरीवन बेहिस, मैं बेशरम इसलिए नहीं कहूंगा कि वो दूसरे मानों में आ जाता है, लेकिन उनकी हिस्सी मर गई है। वो रोजाना 1.5 घंटे का सफर, 2 घंटे का सफर करते हैं, जो 5 मिनट 10 मिनट का होता है, घर आके सो जाते हैं, पानी आए नहीं आए, और बेहिस हो जाए। उनको सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। लीडर जो है वो सारे के सारे पता नहीं किधर सोए हुए हैं। जमात इस्लामी एमक्यूएम से नहीं मिलेगी, एमक्यूएम जो है पीपी से नहीं मिलेगी, पीपी खैर पीपी तो हुकूमत कर रही है, पीपी को तो जहां भी है लात मार के साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि तुम तो हुकूमत में हो। तो मिलना चाहिए, पीटीआई को मिलना चाहिए, जमात इस्लामी को मिलना चाहिए, एमक्यूएम को मिलना चाहिए, और एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए इस हुकूमत को। लेकिन ये बेहिस हो चुके हैं, ये सिर्फ अपनी लीडरशिप चमका रहे हैं, कोई एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो यू गाइस डिजर्व, उस पर तो मैं बहस ही नहीं करना चाहता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि जहां कहीं भी हो दुनिया में आप हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आसिम सिद्दीकी साहब को और शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज
इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.